हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विंग्स एक उड़ान की यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये अब मैं लेक्चर्स जो बनाने वाला हूँ, ये हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही हैं, बट इनको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप हिस्ट्री के कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन थे ऑथर नील दर्पण के। ठीक है, नील दर्पण वॉज नॉट ए बुक, इट वॉज ए प्ले। ठीक है, इट वॉज ए प्ले, इट वॉज नॉट ए बुक। ठीक है, तो बोलते हैं नील दर्पण को, प्ले को किसने लिखा था। जो प्ले बेसिकली किसके सिचुएशंस के बारे में बता रहा था कि वो सिचुएशन उनकी बहुत वर्स्ट है, इंडिगो फार्मर्स की। तो कौन था नील दर्पण का प्ले लिखने वाला? तो याद रखिएगा, इसमें जो आंसर है दैट इज दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो थोड़ा सा इंडिगो फार्मर्स में यहाँ अगर हम देखते हैं तो हम एक रिवॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिसके रिलेटेड ये नील दर्पण है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसका नाम था रिवॉल्ट का दोस्तों, उसका नाम था इंडिगो रिवॉल्ट। क्या नाम था उसका? इंडिगो रिवॉल्ट। तो बेसिकली इस रिवॉल्ट में, अच्छा ये रिवॉल्ट कौन से, कहाँ पे था हुआ? नादिया डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? NADIA। नादिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ था दोस्तों? बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल में नादिया डिस्ट्रिक्ट। और कौन से ईयर में हुआ ये इंडिगो रिवॉल्ट? 1859 टू 1860। दोस्तों ये बेसिकली रिवॉल्ट था जिसमें इंडिगो फार्मर्स, ठीक है, किसके खिलाफ हो गए थे? यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ हो गए थे। वो यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ, जो यूरोपियन प्लांटर्स बेसिकली क्या कर रहे थे, दे वर फोर्सिंग, ये ज़बरदस्ती वहाँ के फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो लगाने के लिए, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप कॉन्टिनेंट में। ठीक है, व्हाट वाज इंडिगो? इंडिगो अभी भी आप देखने को मिलता होगा आपको, ब्लू कलर की डाई है, ब्लू कलर डाई। ठीक है, जो हम उजाला टाइप, आपने अगर एक ब्रांड सुना हो, बहुत फेमस ब्रांड था उजाला। ठीक है, तो ब्लू कलर की डाई प्रोड्यूस होती थी, इसकी डिमांड यूरोप में बहुत थी। और इंडिगो जो है वो बेस्ट सूटेबल कहाँ थी इसकी कल्टीवेशन? इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए यूरोपियंस क्या करते थे, इनको फोर्सफुली क्या कहते हैं, इस क्रॉप को लगाने के लिए बोलते थे। और उसके लिए इन पे बहुत हैवी ड्यूटीज़ भी लगाई जाती थी, जिसके खिलाफ ये लड़ना स्टार्ट हुए। जब इन्होंने रिवॉल्ट किया, तो रिवॉल्ट इसलिए हुआ कि दो ब्रदर्स ने लीड किया, दो ब्रदर्स। ठीक है, देर वर टू ब्रदर्स हु वर लीडिंग द फार्मर्स। उनका नाम था बिस्वास, BISWAS, बिस्वास ब्रदर्स। पूरा नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक का नाम था दिगंबर विश्वास, विश्वास नहीं बोलेंगे, एक का नाम था विष्णु विश्वास। ठीक है, इस इंडिगो रिवॉल्ट को दोस्तों हम नील विद्रोह भी बोलते थे। क्या बोलते थे? नील विद्रोह, विद्रोह। ठीक है, ये रिवॉल्ट में इन्होंने इनके खिलाफ लड़ा, किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा। विष्णु ब्रदर्स ने सपोर्ट करा। और लेटर ऑन नील दर्पण एक प्ले लिखा गया। ठीक है, किसने लिखा वो प्ले? वो लिखा दीनबंधु मित्रा ने। नील दर्पण की इंग्लिश में ट्रांसलेशन है दोस्तों, द मिरर ऑफ इंडिगो। इंग्लिश में इसको क्या बोलते थे? द मिरर ऑफ इंडिगो। ठीक है, जो बेसिकली फार्मर्स की एग्जैक्ट सिचुएशन को दिखा रहा था कि वो कितना सफ़र कर रहे हैं। अब इसी नील दर्पण को ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में? याद रखिएगा, तो उनका नाम था माइकल, याद रहना चाहिए। नील दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय माइकल मधुसूदन दत्ता, सूदन DAN दत्ता, DUTT, दत्ता ने। ठीक है, तो याद रहेगा। लेटर ऑन क्या हुआ? अब ये रिवॉल्ट कैसे खत्म हुआ? फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश अथॉरिटी ने इंडिगो कमीशन अपॉइंट करी, इंडिगो कमीशन अपॉइंट करी 1860 में, जिससे रिवॉल्ट क्या गया, इट केम टू एन एंड। तो पता रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? द आंसर इज कि नील दर्पण बुक नहीं, प्ले किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। ठीक है जी, चले हम आगे, चलते हैं आगे। बोलते हैं द थीम ऑफ नोवेल आनंद मठ। ठीक है, जो आनंद मठ है ये किस रिवॉल्ट पे बेस्ड है? ठीक है, किस रिवॉल्ट पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा
मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, द ऑप्शन इज बी, सन्यासी रिवॉल्ट। मतलब जो आनंद मठ है इट इज़ रिलेटेड टू सन्यासी रिवॉल्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये नोवेल लिखी किसने थी। ये लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखी थी दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रहेगा, यही नोवेल से क्या किया है, नेशनल सॉन्ग उठाया है जिसका नाम है वंदे मातरम। याद रखना, क्या नाम है जिसका, नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम से स्टार्ट होता है, सुना ही होगा आपने, ठीक है। ये कहाँ से उठाया है, इसी आनंद मठ नोवेल से, और लिखी किसने थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये बेसिकली आनंद मठ में बेसिकली किसके बारे में बताया है, सन्यासी रिबिलियन के बारे में बताया है। वो सन्यासी रिबिलियन जो कहाँ चला था, बंगाल में। बंगाल में स्पेशली कहाँ पे, मुर्शिदाबाद, MURSHIDABAD, मुर्शिदाबाद में चला था, बंगाल में, ठीक है। अब बेसिकली सन्यासी, ऐसे तो सन्यासी का मतलब क्या होता है कि जो दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड, है ना, जो क्या कहते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसको वो रिनाउंस कर दे, ठीक है ना। तो ये सन्यासी क्या करते थे, देर वर मेनी सेक्ट्स ऑफ सन्यासी। तो कुछ सन्यासी क्या करते थे, नॉर्थ इंडिया से ट्रैवल करते थे, ठीक है, बंगाल की ओर, ठीक है। और जो ट्रैवल होता था वो रिलीजियस होता था, और ये हर घर में जाके क्या करते थे, स्पेशली फ्रॉम ज़मींदार्स, ये क्या मांगते थे, आल्म्स। आल्म्स क्या हो गया, खाना, कपड़ा वगैरह, ठीक है, मांगते थे। अब जब बंगाल को ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसके बाद जो ज़मींदार्स थे उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो इन सन्यासीज को क्या कर पाएँ, आल्म्स दे पाएँ। तो और ऊपर से बंगालीज जो ब्रिटिशर्स थे वो सन्यासी से बहुत चिढ़ते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सन्यासी के ऊपर क्या कर दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भाई ये हॉली प्लेसेस में क्या नहीं कर सकते, विजिट नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या हुआ, सन्यासी ने रिवॉल्ट किया, और 1771 में मोर देन 150 सन्यासीज वर किल्ड, ठीक है। 150 से ज़्यादा सन्यासीज मारते, किसके ऑर्डर में, वैरन हेस्टिंग के ऑर्डर में। और इसको करते हुए ये 50 साल कंटिन्यू रिवॉल्ट रहा, किसके खिलाफ, बंगाल, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। और ये जो नोवेल है आनंद मठ जो है वो इसी रिवॉल्ट के रिलेटेड है। याद रहेगा दोस्तों। चलिए हम आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है, हाँ जी, बोल रहा है दी हंटर कमीशन, किस इनमें से चार में से किस इंसिडेंट के बाद हंटर कमीशन अपॉइंट हुआ था। तो मैं आपको पहले बता दूं, हंटर कमीशन जो अपॉइंट हुआ था, ऑप्शन ABCD में से जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन B, उसका नाम है जलियांवाला बाग मैसेकर। ये जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आपको पता ही होगा, इसमें जहाँ पे मोर देन जो बुक्स हैं वो 389 क्लेम करती हैं कि लोग मरे थे, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थी, ठीक है। अब इस इंसिडेंट ने क्या कर दिया था, पूरे इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला दिया था, जलियांवाला बाग मैसेकर ने। और इसके खिलाफ गांधी जी क्या कर रहे थे, ऑल इंडिया सत्याग्रह कर रहे थे, है ना, सॉरी इसके खिलाफ नहीं, रॉलेट एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया सत्याग्रह कर रहे थे। और इसी टाइम पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत परेशान हुए। गांधी जी ने क्या कर दी, मूवमेंट विड्रॉ कर दी, ठीक है। जब ये मूवमेंट विड्रॉ करी, उसके बाद सारा रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया था, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड दे दिया था, नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था कि भाई मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, ऐसे टाइटल को मुझे क्या करना है जहाँ पे मेरे लोग क्या कहते हैं, उस देश से मुझे ये टाइटल क्यों लेना जहाँ के लोग मर रहे हैं, मेरे देश के लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर के इंसिडेंट को प्रोब करने के लिए हंटर कमीशन बिठाई गई। अब हंटर कमीशन का नाम कैसे पड़ा, हंटर कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था विलियम, क्या नाम था उनका, विलियम हंटर। क्या नाम था, विलियम हंटर, जो सॉलिसिटर जनरल थे, ठीक है। इस हंटर कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स। देखिए ये हंटर कमीशन भी एक रीज़न था जिसमें से गांधी जी बहुत परेशान थे, और गांधी जी ने उसमें से एक ये भी क्या कहते हैं रिकमेंडेशन दी थी कि भाई हंटर कमीशन में जो आपने गलत किया है,
जिस हंटर कमीशन ने जो दोषी था उसको दोषी नहीं ठहराया है उसको भी ठीक करें आप, ठीक है। तो हंटर कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट फाइनली कब दी, 26 मई 1920 को जब अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि भाई जो मार्शल रूल था वो जस्टिफाइड था, जो आर्मी रूल लगा हुआ था, और जो जनरल डायर ने वहाँ पे जाके फायरिंग की है, ठीक है, वो फायरिंग जस्टिफाइड थी। बस एक गलती की है कि उन्होंने वार्निंग दी, बाकी फायरिंग करना जस्टिफाइड था। देखिए जी, इस तरीके से क्या कर दिया, इसको जनरल डायर को बचा दिया इस सिचुएशन से। अब इसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जब हुआ तो ब्रिटिशर्स ने 15,000 उनको दिए जो फैमिली मेंबर क्या कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर में मर गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो हंटर कमीशन याद रहेगा किसके लिए अपॉइंट होता, कौन से इंसिडेंट के लिए, जलियांवाला बाग मैसेकर के, ठीक है दोस्तों। चले हम आगे, अब बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, बोलते हैं इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को बनाया। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन करी और बहुत बड़ा रोल है उनका इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में। बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। अब आपको पता है इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज भी क्लियर किया था लंदन में जाके, ठीक है। लेटर ऑन 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। क्या ज्वाइन करी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और बहुत बड़े सपोर्टर थे किसके, ये महात्मा गांधी के, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू देवर बेसिकली यंग लीडर्स, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करते थे, यूथ को रिप्रेजेंट करते थे आईएनसी में, याद रखिएगा, बहुत प्रोमिनेंट यंग लीडर्स है ये दोनों। अब सुभाष चंद्र बोस ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिस न्यूज़पेपर का नाम था स्वराज। दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, मैं तभी ये बता रहा हूँ, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस इनको पॉलिटिकल गुरु मानते थे, उनका नाम था CR दास। CR दास कौन थे, चित्तरंजन दास, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्ट्रगल बुक वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1938 में हरिपुरा में एक सेशन हुआ, हरिपुरा गुजरात में दोस्तों, हरिपुरा में आईएनसी का सेशन हुआ, HARIPURA, हरिपुरा में सेशन हुआ जहाँ पे पहली बार सुभाष चंद्र बोस क्या बने, प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, ठीक है। और 1939 में फिर त्रिपुरी में सेशन हुआ, वहाँ पे ही वॉज री इलेक्टेड, सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट हुए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। बट इनको उस वक्त रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि इनके और गांधी जी के बीच में क्या आ गए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए। गांधी जी और इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, आईएनसी क्विट कर दी और इन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था ऑल इंडिया, याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, BLOC के नहीं है, BLOC है, ब्लॉक इन्होंने बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने बहुत वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बाद में इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, फाइनली हाउस अरेस्ट किया था, फाइनली ये भागे, हाउस अरेस्ट वहाँ से निकले ब्रिटिशर से और अफगानिस्तान से पेशावर होते हुए कहाँ पहुँचे, यूरोप, और जाके जर्मनी में किसको मिले, जर्मनी को मिले एडोल्फ हिटलर को। किसको मिले जी, एडोल्फ हिटलर को। वहाँ पे जर्मनी स्पॉन्सर्ड एक रेडियो था जिसका नाम था आज़ाद हिंद रेडियो, AZA, वापस लिख देता हूँ, आज़ाद हिंद रेडियो। उस रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग कौन करते थे, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने इसी रेडियो से क्या किया था, महात्मा गांधी को एड्रेस किया था एज द फादर ऑफ द नेशन, याद रखिएगा, इन्होंने ही एड्रेस किया था महात्मा गांधी को एज द फादर ऑफ द नेशन, याद रहेगा, समझ के। लेटर ऑन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, अगर आपको लास्ट मेरा याद हो, कैप्टन मोहन सिंह ही हैं जिन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन की थी, ठीक है।
और कैप्टन मोहन सिंह ने लेटर ऑन रास बिहारी घोष के थ्रू क्या किया था, बोस के थ्रू लीडरशिप दी थी आईएनए की, किसको, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी का एक हेडक्वार्टर था सिंगापुर में, दूसरा हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, रंगून। रंगून दोस्तों आजकल के टाइम में मैं आपको बताता हूँ म्यांमार में है। ठीक है, एक सिंगापुर में हेडक्वार्टर था, एक रंगून में हेडक्वार्टर था। सुभाष चंद्र बोस ने 3 रेजिमेंट बनाई थी, एक उनमें से एक वुमेन रेजिमेंट थी, उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, और 2 रेजिमेंट का नाम था, एक का नाम था नेहरू रेजिमेंट और एक का नाम था महात्मा गांधी रेजिमेंट। इन्होंने 2 बहुत फेमस स्लोगन दिए हैं एंड ही क्वाइंड द टर्म जय हिंद। जय हिंद टर्म इन्होंने क्वाइन की है, और एक और दिल्ली चलो नारा भी इन्होंने दिया है। याद रहेगा, समझ गए, कोई टेंशन तो नहीं। चलिए हम आगे, चलो जी। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, बोलते हैं किसको सुभाष चंद्र बोस ने, किसको, पत्तबी सीताराम मियाँ को डिफीट करके प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के किस सेशन में। तो ये याद रखिएगा, ये 1938 सेशन नहीं है, ये है, आंसर इज बेसिकली त्रिपुरी सेशन 1939। याद रहेगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलें हम आगे, कोई टेंशन तो नहीं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है विंग से उड़ान ऐप में, आप उसको ज़रूर परचेज़ करिए। उस टेस्ट सीरीज़ की हम पूरी डिटेल में हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे और उस सॉल्यूशन को वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़रूर उस टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस लीजिए। चलते हैं हम आगे। अच्छा, बोलते सत्येंद्र प्रसाद, इधर प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सिन्हा बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। ये कब बने गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, कौन से साल में बने? तो आंसर, मेरी बात याद रखिएगा, द आंसर इज 1920। क्या आंसर है दोस्तों इसका? 1920। अगर मैं आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात बताऊं तो याद रखिएगा, ये एक एक्ट आया था जिसका नाम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में पहली बार 2 चीज़ें करी गई थी, ठीक है। एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दे दिया गया था? मुस्लिम्स को, याद रहेगा। और दूसरा इन्होंने इसमें क्या किया था कि जो वॉइसरॉय होगा, वॉइसरॉय जो होगा उसकी जो काउंसिल होगी, कौन सी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या काउंसिल होगी? जो उसकी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होगी उसमें पहली बार इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया गया, पहली बार। कौन से एक्ट से? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 एक्ट से। और पहले इंडियन मेंबर जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियन मेंबर बने, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रहेगा पक्का? चले हम आगे, टेंशन तो नहीं। चलो जी, अब बोलते हैं दोस्तों, जो तिबागा मूवमेंट है, ठीक है, कि जो तिबागा मूवमेंट है वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। अब ये कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, लखनऊ में कि अवध में? मैं पहले एक बात क्लियर करता हूँ आपको, ये बेसिकली बंगाल रीजन में हुई थी। और तिबागा का बेसिकली मतलब क्या है? 2/3, 2/3। इसमें जो है वो फार्मर्स, जमींदार के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे, इस बेसिस पे कि भाई उधर पेजेंट्स को क्या बोलते हैं, जो फार्मर्स को जो लगाते थे उनको बोलते जोतीदार्स, ठीक है, JOTEDARS। मैं वापस लिख देता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं समझ नहीं आता है, जोतीदार्स, JOTEDARS, जोतीदार्स। ये बोलते थे कि भाई हमें क्या चाहिए, जो भी क्रॉप्स जो यील्ड निकल रही है उसका 2/3 शेयर हमें चाहिए। तिबागा का मतलब ये है 2/3, ठीक है, कि 2/3 शेयर हमें चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है दोस्तों, ठीक है, बिटवीन जमींदार्स एंड पेजेंट्स रिलेटेड टू व्हाट? क्रॉप शेयरिंग, कि कितना क्रॉप शेयरिंग रहेगा। तो ये कहाँ कन्फाइंड था? बंगाल में। बहुत बड़ा मूवमेंट था ये, याद रखिएगा।
चले हम आगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलते हैं गदर पार्टी, बोलते हैं गदर पार्टी इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ये बोल रहा है इट वॉज ए रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस जिनका हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है जी। दूसरा बोल रहा है नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। सी ऑप्शन बोल रहा है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स एट बर्लिन। और डी बोल रहा है कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बेसिकली इसका क्या है, ऑप्शन ए। याद रखना गदर पार्टी जो थी ये बेसिकली इसके जो मैक्सिमम मेंबर्स थे देवर फार्मर्स, देवर अनएम्प्लॉयड पीपल जो इंडिया से आए थे यूएसए में क्या होने के लिए, सेटल होने के लिए। और गदर बेसिकली ये एक नाम था न्यूज़पेपर का, वहाँ से एक पार्टी की फॉर्मेशन का आइडिया निकला। और इस पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई है दोस्तों, 15 जुलाई 1913। कब बनी है, 15 जुलाई 1913। ये जो पार्टी की फॉर्मेशन के जो मेन लीडर हैं वो थे आपके लाला हरदयाल, ठीक है, कौन थे, लाला हरदयाल। उनके साथ कौन थे, सोहन सिंह बाखना, ठीक है, और हाँ सोहन सिंह बाखना और लाला हरदयाल, ये जो क्या थे, ये मेन लीडर्स थे, ठीक है। अब ये बेसिकली इनका प्लान क्या था, इनका प्लान गदर पार्टी का सिंपल था कि हम क्या करेंगे, हमने ब्रिटिशर्स को इंडिया से क्या करना है, बाहर खदेड़ना है, क्या करके, आर्म्ड रिवॉल्ट करके, क्या करके, आर्म्ड रिवॉल्ट करके। और इनको मौका मिला 2 बार, 2 इंसिडेंट ऐसे थे जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये हुआ, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एक फर्स्ट वर्ल्ड, एक कोमा GATA गत्ता मारू इंसिडेंट, ठीक है। अगर कोमा गत्ता मारू इंसिडेंट के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने आर्म्ड रिवॉल्ट करने के तो प्लानिंग की सारी, बट किसी खबरी की वजह से ब्रिटिशर्स तक बात पहुंच गई और इसको क्या कर दिया गया, इस मूवमेंट को, इस गदर पार्टी को क्रश कर दिया गया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, याद रखना आप, सैन फ्रांसिस्को USA, याद रहेगा दोस्तों। चले हम आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट में पढ़ा था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। इरविन कौन थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, और गांधी ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दोनों के बीच में जो भी क्या कहते हैं एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, उनमें से कौन से एग्रीमेंट करेक्ट हैं ये आपको इसमें बताना है। बोलते हैं इस एग्रीमेंट में पहली बात करेगी कि कांग्रेस को इनवाइट किया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हाँ जी, आंसर बिल्कुल सही है, यस, मतलब ऑप्शन 1 इज़ राइट। बोलते हैं क्या इस पैक्ट में गांधी जी ने इरविन को ये बोला कि आपको सारे ऑर्डिनेंसेस क्या करने हैं, विड्रॉ करने, ख़त्म करने हैं, जो किसके रिलेटेड हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिलेटेड है, हाँ बिल्कुल, और लॉर्ड इरविन ने ऑर्डिनेंस कैंसिल किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें बात हुई थी, गांधी जी ने बोला था कि भाई आप क्या करो, अपना जो पुलिस की पावर है, ठीक है, उस पर क्या करो, चेक लगाओ, राइट, उस पर कुछ क्या करो, रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। क्या इस सजेशन को एक्सेप्ट किया गया था, हाँ गांधी जी ने ज़रूर ये बोला था, बट ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था। याद रखना, गांधी जी ने बोला था कि पुलिस की पावर पे क्या करना है, आपको चेक लगाना है, बट लॉर्ड इरविन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब अभी तक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन ये बोल रहा है कि उन सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ करो जो आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे अरेस्ट किए थे, वो प्रिजनर्स जिन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया है। क्या ये हुआ था, बिल्कुल हुआ था, गांधी जी ने बोला था और इरविन ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। अब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 आंसर बिल्कुल ठीक है, मतलब 1 इज़ करेक्ट, राइट, 2 इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने जब बात करी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो कैपिटल पनिशमेंट थी उसको कम्यूट करने के लिए, तो वो इरविन ने मना कर दिया। गांधी जी बोल रहे थे कि भाई आप क्या करो, उनको फांसी के साथ, हाँ दे आर कल्प्रिट, तो उनको फांसी के साथ मत दो, उनको क्या कर दो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। बट ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। और आपको पता है जब तीनों को हैंग किया गया, भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को हैंग किया गया, तो गांधी जी जहाँ जहाँ इंडिया में गांधी ने उसके बाद विजिट किया उनको ब्लैक फ्लैग दिखाई गई। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे चलते हैं, पहुँचते हैं आगे। देखिए कि ये हमने 10 क्वेश्चन ही हैं,
लेकिन आप देखिए कितने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। ये बेसिकली एमसीक्यूज का ये फ़ायदा, मैं आपको बोलता हूँ सिलेबस कंप्लीशन कभी टारगेट मत लेके चलो, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको हमेशा क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जिसमें करना है वो आपने टॉपिक पढ़ा और एमसीक्यूज। आप सिलेबस कंप्लीट करके आप कभी ये गारंटी नहीं दे सकते कि भाई आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ एन ओशन, आप ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते। अब देखिए बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि जो जो मूवमेंट हैं उनके क्या लीडर करेक्टली मैच किए हैं, जो पेयर है क्या वो करेक्टली मैच है, जो मैच्ड हैं तो उनका ऑप्शन लगाओ, ठीक है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी वॉज द लीडर, 100% बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सजानंद सरस्वती वॉज द लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर, बिल्कुल सही है। मतलब जो ऑप्शन है दैट इज़ 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी याद रहेगा दोस्तों। तो आज हमने जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं वो क्वेश्चन से टोटल 10, इनको मैंने बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। फर्दर मैं कोशिश करूँगा इसकी और वीडियो लाने की, और ज्योग्राफी की भी हम बड़े जल्दी क्या कहते हैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। घर पे रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे, आज ही मुझे पता चला मेरे एक स्टूडेंट की 3 फैमिली मेम्बर्स की कोरोना से डेथ हुई है, तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सब के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बहुत ज़्यादा केयर करें, अपनी फैमिली की केयर करें और बिना वजह बाहर मत निकलें दोस्तों। स्टे सेफ एट होम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।